Yes, this one is the third part of the electrochemistry. We call it conductivity part. Okay. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, फेराडेज लॉ करके पढ़ा था. सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था वो गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. और ये कुछ हद तक हम इसको थर्ड पार्ट बोल देते हैं. इट्स रिगार्डिंग द कंडक्टिविटी. ओके. यस. वेरी फर्स्ट वी विल डिस्कस सम कॉमन टर्म्स, द टर्म्स विच वी नो. ओके. कुछ कॉमन टर्म पढ़ेंगे जिनके बारे में हम जानते हैं. Yes, we have classified the substance into three categories. अगर हम substance को classify करें तो we get three categories broadly. One is conductor, okay. One is semiconductor, and one is insulator. These three are the category of the substances. But here in this chapter we are classifying the conductors further. यहाँ पर हम conductors को classify कर रहे हैं. Okay. तो वेरी फर्स्ट, व्हाट आर द कंडक्टर्स. कंडक्टर्स क्या होते हैं. ओके, सभी जानते हैं कंडक्टर्स कौन क्या होते हैं. विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. विच कैन अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, और इन सिंपल वर्ड्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें बोलते हैं अपन कंडक्टर्स. ओके. अब कंडक्टर फिर से दो टाइप के होंगे. वो किस बेस पर होंगे कि व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स. चार्ज को कैरी कौन कर रहा है, चार्ज को कैरी कौन कर रहा है, उसके बेसिस पर कंडक्टर कितने टाइप के हो जाएंगे, दो टाइप के हो जाएंगे. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर्स conductors are classified into two categories. Okay. The one is electronic conductor and the second one will be ionic conductors. Okay. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स किन्हें बोलेंगे. एक सेकंड में ये भी स्क्रीन वापस आ जाएगी आपके सामने. यस, अभी आवाज़ तो आ ही रही है. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स किन्हें कहा जाता है, जिनमें करंट का फ्लो किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होगा. और इलेक्ट्रॉन भी कौन से वाले, पर्टिकुलर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एक सेकेंड, एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. एक सेकेंड. अच्छा, एक सेकेंड बस. Some technical problem is there. तो कुछ प्रॉब्लम आ रही, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करो आप, थोड़ा सा ज़्यादा. चलो मैं ये तब कर रहा हूँ, तब तक आप एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि you know copper is a conductor and sodium chloride NaCl in molten form is also a conductor. दोनों ही कंडक्टर है. तो ध्रुव मुझे ये बताओ दोनों में क्या डिफरेंस होता है. What's the difference between the copper conductor and the sodium chloride, molten sodium chloride. एक सेकेंड बस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं. ओके. यस, वी गेट. दिख रहा है सभी को, स्क्रीन दिख रही है. विजिबल. Yes, sir. Yes, sir. ओके. यस, हम बोल रहे थे कंडक्टर्स कौन होते हैं, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ना, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, वो होते हैं कंडक्टर्स. ठीक है. अभी किसी को साथ साथ कॉपी नहीं करना है, सिर्फ सुनना है और समझना भी है. ओके. द सब्सटेंसेज विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और द सब्सटेंसेज विच कैन अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम.
अब इन ये फिर दो टाइप के होते हैं कि व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स, करंट को कैरी कौन कर रहा है, चार्ज को कैरी कौन कर रहा है, उसके बेसिस पर इनकी दो कैटेगरीज होती है। ओके, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर्स, व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स, उसके बेसिस पर ये फिर से दो टाइप के हो गए। ओके, वी आर क्लासिफाइंग द कंडक्टर्स नॉट द सब्सटेंसेस। द वन इज द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, फर्स्ट वन विल बी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड द सेकेंड विल बी आयोनिक कंडक्टर्स। क्लियर, नेम से ही ऑब्वियस है, इट्स ऑब्वियस फ्रॉम द नेम कि इनमें करंट का फ्लो किसके थ्रू होगा, वाया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या कहना प्रॉपर है, it's a free electrons. Similarly here in case of ionic conductor the charge carriers will be ions and the more proper term is free ions. Okay, proper term कौन सी होगी, free ions। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं, किससे पूछूं मैं क्वेश्चन, आकांक्षा तो जवाब देगी नहीं। अनीशा, आपसे पूछा जाए क्या NaCl इज ए कंडक्टर, वाई, तो आप क्या कहेंगे? NaCl is a conductor of electricity. Why? Due to presence of what? Ions or electrons? Electrons. Yes. Sorry, this is the wrong answer. NaCl is conductor not because of the electrons. This is because of the ions. Okay. And the more proper term, it is because of the free ions. Okay. हालांकि ये भी अधूरी बात है, सिंपली ये बोलना कि NaCl कंडक्टर है, इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट इट्स नॉट कंडक्टर, ये इंसुलेटर होता है। ओके, इट हैज़ आयंस बट द आयंस आर नॉट फ्री। ओके, किसी में आयन होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो कंडक्टर होगा। ओके, आयन शुड बी फ्री, इन दैट केस द सब्सटेंस विल बी कंडक्टर। तो इन द सॉलिड NaCl इट हैज़ आयंस बट द आयंस आर बॉन्डेड, द आयंस आर बाउंड, दैट्स वाई ये कंडक्टर नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसको क्या कर दे, एक्वस फॉर्म में ले आते हैं, वाटर में डिजोल्व कर लें या फिर इसको मेल्ट कर लें, in that case it becomes conductor, and the reason behind this due to availability of free ions. Clear? चलिए, तो हम ये छोटे छोटे पॉइंट से कुछ लिख लें जल्दी से। तो व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, जिनमें चार्ज का फ्लो किसके थ्रू होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। ओके, फ्री टर्म ज़रूर यूज़ करें आप, सिंपल इलेक्ट्रॉन होना इज़ नॉट द क्राइटेरिया ऑफ कंडक्टर। ओके, जैसे अ पेपर पीस, कागज़ का टुकड़ा, it has electrons but it's not conductor. Why? Because the electrons are not free. Similarly, for this one the ion should be free, and what kind of ions, cation and anions. Clear? Okay, examples की बात करें तो मोस्टली metals are electronic conductors. जितने भी metals होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू करंट का कंडक्शन होता है। ओके, हालांकि कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, बट हम इन जनरल बात कर रहे हैं, ऑल द मेटल्स आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। एंड हियर ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स, अब तो सभी जानते हैं व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, पूरा चैप्टर इसी पे चला है हमारा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, आयोनिक कंडक्टर्स होते हैं, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ओके, अब हम और आगे, ये डिफरेंस और डिस्कशन दोनों साथ साथ कर रहे हैं अपन। ओके, एग्जाम में ज़रूरी नहीं आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, ऐसे सिंगल लाइन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स इन मेटेलिक कंडक्टर्स, व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ऐसे टाइनी टाइनी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं, व्हाट इज द कोज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस, और हम जानना चाह रहे हैं किससे, अनुज से जानेंगे। अनुज बताओगे क्या रेजिस्टेंस क्या होता है? आई डोंट थिंक अनुज बताएगा। यस गौरांग, गौरांग बताओ व्हाट्स अ रेजिस्टेंस, क्या समझते हैं आप रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस टर्म से आप क्या समझते हो इन जनरल? इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है फ्लो करने से। या इट्स अ सिंपली काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ चार्ज कैरियर्स। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल in the path of charge carriers. It may be free electrons, it may be free ions. Okay, तो एक टाइप की रुकावट होती है। गुड,
अब हम दोनों केस में पढ़ने वाले हैं, अलग अलग पढ़ेंगे अपन कि व्हाट्स द कोज ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, हु ऑफर द ऑब्स्टेकल। फिलहाल हम इसी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में कौन ऑब्स्टेकल ऑफर करता है? यस, हर्षदा। कौन बताएगा, हर्षदा या जानवी? दोनों में से कोई भी बता सकता है। Who offer obstacles in the path of free electrons in case of electronic conductors? What's the cause of resistance? कौन बताना चाह रहा है? Neither हर्षदा nor जानवी। ओके, क्वेश्चन पास करा जा रहा है आगे। इस मधुरा या नंदना, कौन बताएगा? Sir, बोलो बोलो। the collision of free electrons. Yes, the collision of electrons is also the cause of resistance. या सर्वेश बताओ जरा, सर्वेश बताना चाह रहे हैं इसका आंसर। I was going to say the same. फिर से बोलो। I was going to say the same. I was going to। सर मैं भी collision ही बोलने वाला था। Okay, you have the same views. Good. Okay, there are two cores. One is the collisions of the electrons, as well the collisions with the cations. Okay, दो factors है यहाँ पर resistance के लिए। अभी मैं इसको explain करता हूँ। चलिए पहले मैं इसको explain करता हूँ। What? ठीक है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तो सभी को आती है, तो हम वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या होता है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन? द ऑब्स्टेकल्स ऑफर्ड बाय या द ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ चार्ज कैरियर इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, सो वी विल वांट टू गो इनटू द कोज ऑफ रेजिस्टेंस विच ऑफर द रेजिस्टेंस। तो इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, द कोज ऑफ रेजिस्टेंस इज द वाइब्रेशंस ऑफ द कटायन, vibrations of the cation, and we also call them kernels. Okay, we also call them kernels. तो kernels क्या होते हैं? These are the positive ions. Okay, तो ये आपने शायद पहली बार सुना होगा kernel term, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो in order to understand this one, हमें मेटेलिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो आप में से कोई जानता है क्या होता है मेटेलिक बॉन्ड? बहुत सारे टाइप के बॉन्ड पढ़े होंगे आप लोगों ने। आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा आपने, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, है ना, बहुत सारे बॉन्ड्स पढ़े हैं। आई थिंक मॉलिक्यूलर में बहुत सारे पढ़े होंगे आपने, डाइपोल डाइपोल एट्सेट्रा। बट क्या मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा है आप लोगों ने? Yes. मेटेलिक क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड बताओ ज़रा, व्हाट्स मेटेलिक बॉन्ड? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले, है ना। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? इट्स अ साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलिए मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, फिर समझते हैं अपन क्या होता है ये। देखो ज़रा, एक मेटल का इंटरनल व्यू बता रहे हैं आपको। एक मेटल कैसे रहता है ना, इफ़ यू टॉक अबाउट द सोडियम, तो सोडियम कुछ इस तरीके से रहना पसंद करता है। इट रिमेन्स इन दिस वे, इन दिस फॉर्म। इट लूजेस द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कौन सा इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है? जो उसका आउटर मोस्ट शेल में होता है। एंड दिस वन इज अ कैटायन, ये कैटायन हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ईच मेटल remains in the form of cation and electrons. So if we make a internal view of the metal, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। There will be cations. Okay, मैं एक दो ही शो कर रहा हूँ। And there will be this free electrons. Okay, these free electrons will be there and these cations will be there. ये होता है मेटल का इंटरनल व्यू। ओके ओके, दिस cations आर ऑल्सो टर्म्ड कर्नल्स। ये कर्नल नाम इन्हीं के लिए दिया गया है कि व्हाट्स कर्नल? द स्पीशीज ऑब्टेन्ड आफ्टर द लॉस ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, ओके, फ्रॉम अ मेटल एटम। ओके, पहले मैं मेटेलिक बॉन्ड को डिफाइन कर लूँ। व्हाट्स मेटेलिक बॉन्ड? बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वी नो ऑल दैट। वो रेजिस्टेंस आयोनिक में होना चाहिए ना, अभी बताएंगे ये पॉजिटिव आयंस वाला। नहीं, यहाँ आयोनिक की बात अपन इधर करेंगे। फिलहाल हम टॉक कर रहे हैं किसके बारे में? मेटल के बारे में बात कर रहे हैं ना। अभी क्लियर हो जाएगा। तो पहले कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होगा फिर रेजिस्टेंस? मेरी बात तो सुनो, अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को भी कोलाइड कराएंगे, चिंता मत करो। ओके, you are interested in collision of the electrons, so definitely the collisions between the electron will occur. थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा। ओके
यस, पहले मैं डिफाइन करूँ व्हाट इज द मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में लग रहा है वो हम देख रहे हैं। तो लुक, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस कैटायन एज वेल दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस कैटायन। लुक, चाहे ये इलेक्ट्रॉन इस वाले सोडियम से आया होगा, बट दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दिस कैटायन एंड दिस कैटायन। तो यहाँ पर एक टर्म यूज करी जा रही है साइमल्टेनियस। तो हियर इज अ साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले सोडियम से आया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सोडियम कैटायन से अट्रैक्ट होगा, ये दूसरे वाले सोडियम कैटायन से भी अट्रैक्ट हो सकता है। सो इट्स ए नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, और इसके लिए कौन सी टर्म आती है? साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो द साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किस किस के बीच में ऑपरेट हो रहा है ये? द साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन द कैटायन एंड द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो यहाँ एक फोर्स ऑपरेट हो रहे हैं, उसी फोर्स को क्या नाम दिया जाता है? मेटालिक बॉन्ड। और ये नॉन डायरेक्शनल होता है ना। जैसे कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, उसको आप सिंगल डैश लाइन से डिनोट करते हैं, ऐसे इसका कोई सिंबल नहीं है। नाउ अब हमें तो पढ़ना है रेजिस्टेंस, राइट? तो सुनो ज़रा, मेटल्स कंडक्टर होते हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ओके, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन माइग्रेट कराने के लिए भी अप्लाई द पोटेंशियल। ऐसे तो ये क्या करेंगे? रैंडमली मूव करेंगे और कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। बट जैसे अपन एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टेड टू मूव अलोंग पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी सबके सब इधर ही मूव करना चाहेंगे, ओके, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो सुनो ज़रा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके इधर आते हैं, अच्छा मैंने ये बताया नहीं आपको, इलेक्ट्रॉन कौन सी मोशन शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एग्जीक्यूट ट्रांसलेटरी मोशन। इलेक्ट्रॉन्स कौन सी मोशन शो करेंगे? ट्रांसलेटरी, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएंगे। और ये जो कैटायंस है, ये जो पॉजिटिव आयंस है, दे एग्जीक्यूट विच मोशन? वाइब्रेटरी मोशन, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो। क्लियर? दिस cations, these positive ions execute vibratory motion. They can't move from, okay, up and down, to and fro, up and down. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे, इसके लिए कौन सी टर्म यूज करी गई? ट्रांसलेटरी। डन? चलिए, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, सपोज ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये कैटायन वाइब्रेट होकर नीचे आ गया, तो व्हाट विल हैपन? अ कोलिजन बिटवीन द कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर पाएगा, इससे टकरा जाएगा, कोलिजन होगी यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे कि दिस कैटायन इज ऑफरिंग रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। इसने इसके पाथ में ऑब्स्टेकल ऑफर करी है, रुकावट डाली है। क्लियर? सेकेंड थिंग, चलो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन सपोज ये टकरा गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टकरा के बैक आ रहा था, और ये इलेक्ट्रॉन सपोज आगे निकल गया था, तो ये इलेक्ट्रॉन भी आपस में कोलाइड हो सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली हो सकते हैं। तो ये जो पीछे आ रहा था इलेक्ट्रॉन, ये इस आगे आते हुए इलेक्ट्रॉन के रास्ते में भी क्या डाल रहा है? रुकावट डाल रहा है। सो द कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द resistance as well. The oscillation is not the good term. The vibrations of these cations are responsible for the resistance. दोनों ही responsible है, सिर्फ electronic collisions are not only the cause of resistance. The collisions with electrons as well, the collisions with cations, both are responsible for the resistance. ध्यान रहेगा सभी को ये। चलो, तो ये छोटी सी बात अपन लिख लेंगे। अब तो क्लियर हो गया यस सर। है ना? जैसे अपन सपोज अपन रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, अपन गाड़ी चला रहे हैं रोड पर, तो हमारे लिए रुकावट क्या है? अदर व्हीकल्स भी हमारे लिए रुकावट है एज वेल। और क्या ऑब्स्टेकल हो सकते हैं? इस स्पीड ब्रेकर हो गया, स्पीड ब्रेकर्स आर द ऑब्स्टेकल्स, द ट्रैफिक लाइट्स आर ऑब्स्टेकल्स, ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल हो गए। तो व्हीकल के लिए व्हीकल भी ऑब्स्टेकल हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पाथ में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऑब्स्टेकल डाल सकता है। इसके अलावा और कौन डाल सकता है ऑब्स्टेकल? द कैटायंस। चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें टाइम लगा दिया हमने, तो मैं यहाँ लिख दूँ व्हाट्स द कोज ऑफ द रेजिस्टेंस इज, द कोज ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट? ओके, मेटेलिक बॉन्ड को डिफाइन तो मैंने कर दिया, ओके। अच्छा, ये जो मैंने आपको मॉडल अभी एक्सप्लेन करा मेटेलिक बॉन्डिंग का, इसका एक नाम होता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल।
ये जो भी उन्होंने डायग्राम बनाया था ना, उसको क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये थोड़ा सा 2 लाइन में लिख दिया मैंने इसके बारे में। ओके, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, द पॉजिटिव आयंस आर सस्पेंडेड इन द सी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सस्पेंडेड रहते हैं, सिर्फ वो वाइब्रेटरी मोशन शो करेंगे, राइट। और ये कटाइन कौन सी मोशन शो करते हैं? वाइब्रेटरी। एंड इनके ये जो होते हैं वाइब्रेशंस, दे ऑफर द रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डन? in the path of moving free electrons. Or electronic collisions are also responsible for the what? Resistance. The cation show this and एक बात और लिख देता हूँ मैं इसी के अंदर, collisions of electrons, है ना। इलेक्ट्रॉन के आपस में जो टक्कर है, collisions of electrons are also responsible for the resistance. ओके, चलिए अब अपन एक छोटी सी बात करते हैं यहाँ पर ही कि इफ़ यू रेज द टेम्परेचर, इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पर, ये भी अपन लेफ्ट साइड में बात कर रहे हैं, लेफ्ट बोले तो It will increase. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। यस, एक बार फिर से बोलो, मैंने सुना नहीं था। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस It will increase, right? इंक्रीजेस, बिल्कुल सही कहा आपने। वाई दिस वन इंक्रीजेस? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, Because they will gain kinetic energy. या दे विल गेन द काइनेटिक एनर्जी, डेफिनेटली। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, इसको आप रिलेट कर सकते हो? Sir, due to increase in kinetic energy, the vibrations will increase. यस, बिल्कुल सही, ऐसे कहना थोड़ा सही है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो कटाइंस वाइब्रेट कर रहे थे ना, अप एंड डाउन, ये जो कटाइंस मैंने शो कर रहे थे, इनके ऑसिलेशंस फास्ट हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ से निकल के जाना चाह रहा था, उसको निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीडली वाइब्रेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ निकलने के चांसेस क्या हो गए? कम हो गए। ओके, तो वाइब्रेशंस की स्पीड बढ़ जाएगी। एंड द सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड भी बढ़ेगी, नो डाउट। इलेक्ट्रॉन पहले जो स्लो मोशन में आ रहा था, अब वो थोड़ा स्पीडली आएगा। ओके, बट स्पीड बढ़ने से क्या होगा? ये कोलाइड करेगा, कोलाइड करते रिजल्टेंट आगे जा नहीं जा पाएगा, वो रिजल्टेंट उल्टा वो पीछे जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा इफेक्ट इसके ऊपर होता है। तो ये वाली बात हम कह देंगे सिंपली। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इन व्हाट वे टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस। तो आप एक ही लाइन लिख लेना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। और ये क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये एक लाइन में हम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और लाइन पता नहीं कहाँ चली गई है, आ गई। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ओके, एंड हैज, अच्छा, कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड, इधर तो बात ही नहीं करी हमने ना। अच्छा, अपना जो चैप्टर है वो पूरा इसके ऊपर चलने वाला है। किसके ऊपर चलने वाला है? आयोनिक कंडक्टर्स के ऊपर चलेगा। तो यहाँ देखिए, व्हाट्स द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे हम NaCl में हम करंट पास कर रहे थे, है ना, हम कर चुके हैं शायद ये वाला एक्सपेरिमेंट। तो NaCl कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये जाते हैं ना यहाँ पर, कैथोड पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, ऑल दैट। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है? व्हाट्स द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस केस? यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा? यहाँ तो हमने बता दिया, वाइब्रेशंस ऑफ द पॉजिटिव आयन एंड द कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। बट इधर इधर कौन होगा? हु विल ऑफर द, Ions. बोलो। Ions. आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ये सोडियम का आयन है और एक क्लोराइड आयन है। अगर यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है तो द आयंस विल नॉट गेट फ्री, आयन फ्री नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो उतना ही रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। सपोज आपने पानी सॉल्वेंट लिया या ऐसा कोई सॉल्वेंट ले लिया जो बहुत ज़्यादा विस्कस है, तो उसमें भी क्या होगा, आयंस का माइग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं अपन फटाफट से कि व्हाट्स द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट एंड द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। समझ में आएगा विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट? अगर सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा विस्कस है ना, गाढ़ा होगा, तो आयंस का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, माइग्रेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? चलिए, ये तो अच्छा। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यहाँ बोले तो राइट साइड आयनिक कंडक्टर से केस में, तो यहाँ अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो वो टेम्परेचर क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगा, आयंस को फ्री करेगा और विस्कोसिटी को भी कम कर देता है। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लिख दे इस वाली बात को। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड हेंस कंडक्टेंस विल इंक्रीज। ओके, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है आपके कि हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टेंस। तो दिस इज द इनकम्प्लीट क्वेश्चन। उनको मेंशन करना पड़ेगा कि वो किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। तो वो पूरा बोलेंगे कि हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर, तब आप ये वाला आंसर लिखना। अगर उन्होंने पूछा है कि हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयोनिक कंडक्टर, तब आपका आंसर ये होगा, और दोनों ही आंसर अलग अलग है। डन? चलिए, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस को मेजर करने की डिवाइस का नाम क्या है। बोलो। Can you go up 1 minute? फिर से बोलो। Cause of resistance वाला पॉइंट देखना था आयनिक कंडक्टर का। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर है इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे सोडियम कटायन है, क्लोराइन है, क्लोराइड एन आयन है, तो उनमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। अगर स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड है तो आयंस फ्री ही नहीं हो पाएंगे। तो मोर द अट्रैक्शन फोर्स, मोर इज द इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर विल बी द रेजिस्टेंस। ठीक है? Yes sir. Okay, now here in case of metallic conductor, which device we use to detect to measure the resistance? किस डिवाइस से अपन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं? कोई बता सकता है? प्रणव, उस डिवाइस का नाम बताओ जिससे रेजिस्टेंस मेजर करा जाता है। ओम मीटर से नहीं करते हैं प्रणव। और कोई बताओ। नाम सुना वैसे भी को जानते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैंने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आता है। चलिए, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या नाम है उसका? व्हीटस्टोन ब्रिज। द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। पढ़ लिया सभी ने? ये नहीं पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज? फिजिक्स के चैप्टर में ये करा या नहीं करा अभी? नो सर। No sir. अच्छा, ये आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब आ जाएगा, थोड़े दिनों में आ जाएगा। तो इधर बोले तो आयोनिक के केस में जिससे मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम होता है कंडक्टिविटी सेल। ओके, तो अपन थोड़ा सा एक रफ आइडिया लेंगे इनके बारे में, कंडक्टिविटी सेल क्या होता है। ओके, व्हीटस्टोन का तो फिजिक्स में पढ़ेंगे, अपन थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो सभी जानते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी से कर लें अपन। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मेटेलिक के केस में अगर बात करें तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? मेटल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करने वाला है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। और इस बात पे डिपेंड टेम्परेचर पे तो करता ही करता है, अपन को आता है तो। ठीक है, अब इधर बोले तो आयोनिक के केस में किस किस पे डिपेंड करने वाला है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम समझ में आ रहा है, आयोनिक के केस में हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर स्टडी नहीं करेंगे, हम स्टडी करेंगे कंडक्टेंस के ऊपर। ये तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो डायरेक्टली वी विल नॉट स्टडी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, हम कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, आगे पढ़ेंगे अपन। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस इज स्टडीड इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस। ओके, जो कि रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस का, और इसी चैप्टर में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ नहीं लिखा है मैंने, आगे थोड़ी देर में इसके ऊपर पढ़ेंगे अपन। ओके, अच्छा एक छोटी सी बात, लास्ट पॉइंट देख लो एक और।
कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर से करंट का कंडक्शन होता है तो कंडक्टर का अमाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंडक्टिंग सर वायर अभी ये सब नोट करना है सब, या नहीं फिर नहीं आप पीडीएफ बिल्कुल भेजने नहीं, वाले ये हो? पीडीएफ भेज देंगे आपको, नोट नहीं करना है। ओके, जब न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तब नोट करना, मैं बता दूंगा। अभी जैसे आप समझे और सुने। यस, मैं क्या बोल रहा था कि जब किसी मेटेलिक कंडक्टर से करंट का फ्लो होता है, जैसे ये कॉपर वायर है हमारे पास, वी हैव द कॉपर वायर, ये कोई कॉपर वायर है, इसमें करंट का फ्लो हो गया, तो क्या ऐसा थोड़ी होता है करंट फ्लो होने के बाद वायर वायर की लेंथ छोटी हो गई या वायर ब्रेक हो गया? ऐसा नहीं होता है। या वायर खुद माइग्रेट थोड़ी करेगा कि अभी वायर यहाँ पर है, थोड़े टाइम बाद वायर यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ना तो सब्सटेंस का माइग्रेशन होगा और ना ही सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होगा। ओके, नो ब्रेकडाउन नो माइग्रेशन। लेकिन जब अपन यहाँ अगर कंडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ दोनों काम होता है, सब्सटेंस का ब्रेकडाउन भी होता है और माइग्रेशन भी होता है। ठीक है, कैथोड एनोड पे जाते हैं ये। तो दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि नो डिकम्पोजिशन एंड नो माइग्रेशन ऑफ द सब्सटेंस अगर जब करंट पास होती है तो में ये कंपोजिशन पे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। लेकिन इधर क्या होगा, इधर दोनों ही होगा। दोनों बोले तो बोथ द डिकम्पोजिशन एंड द माइग्रेशन ऑफ द सब्सटेंस विल टेक प्लेस। ओके, तो ये कुछ डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लिया हमने, डिस्कशन भी हो गया, डिफरेंसेस भी हो गया, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, एक सेकेंड, बस ये थोड़ी सी कॉमन टर्म है, फिर अच्छे टॉपिक शुरू होने वाले हैं इसके अंदर। यस, अब हम बात करेंगे, अच्छा, कंडक्टिविटी सेल के बारे में थोड़ा सा हम आइडिया लेंगे। हमने ये तो बता दिया कंडक्टिविटी सेल किस काम आता है, इट इज़ यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस एंड दिस इज समवॉट सेम एज दैट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको क्योंकि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं आता है। ओके, और ये अभी मैं पढ़ा नहीं सकता पहले। ओके, तो जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी सेल क्या होता है और कैसे काम करता है। क्लियर? प्रिंसिपल तो इसका वही है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। टाइम होने वाला है ना, चलो अगले सेशन में कर लेते हैं इसको।